हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट, आयोनाइजेशन एंथैल्पी और एटॉमिक साइज में वेरिएशंस किस तरह से आते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एटॉमिक साइज की। तो हमें पता है हमारे ट्रांजिशन एलिमेंट्स में 4 सीरीज होती हैं, 3D, 4D, 5D एंड 6D। तो अगर हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारी एटॉमिक साइज डिक्रीज होती है, और अगर हम टॉप टू बॉटम आते हैं तो एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है। ये तो हमारा एक जनरल ट्रेंड हो गया, लेकिन एक्चुअली में पूरी तरह से कॉन्स्टेंटली इंक्रीज या डिक्रीज हमारी साइज नहीं होती है। कुछ वेरिएशन इसमें भी होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें 3D सीरीज की, तो उसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है, ये एलिमेंट्स हमारे 3D सीरीज में होते हैं। तो स्कैंडियम से जब हम मैग्नीज तक जाते हैं तो यहाँ पे हमारी साइज क्या होती है? डिक्रीज होती है। और साइज डिक्रीज होने का सबसे बेस्ट कारण, अगर रीजन की हम बात करें, तो जेड इफेक्ट का इंक्रीज होना। जेड इफेक्ट यानी कि न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाना। अट्रैक्शन बढ़ेगा तो न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, साइज डिक्रीज हो जाएगी। यानी कि यहाँ पर जो हमारा न्यूक्लियर चार्ज होता है, जिसे हम न्यूक्लियर अट्रैक्शन या जेड इफेक्ट भी कहते हैं, वो इंक्रीज हो जाता है, वो ज्यादा होता है। किससे? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन से। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन को ही हम शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट भी कहते हैं। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब आयरन से अगर हम निकल की बात करें, आयरन, कोबाल्ट, निकल, तो यहाँ पर साइज क्या हो जाती है? कांस्टेंट रहती है, यानी कि ना ही डिक्रीज होती है ना ही इंक्रीज होती है, क्योंकि जेड इफेक्ट और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन यहाँ पर इक्वल हो जाते हैं। जितनी पावर से न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, उतनी ही पावर से इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को रिपल भी कर रहा है। तो ना तो साइज डिक्रीज होगी ना ही इंक्रीज होगी। अगर हम बात करें कॉपर और जिंक की, तो यहाँ पर जेड इफेक्ट कम हो जाता है। जेड इफेक्ट कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाता है। इस वजह से यहाँ पर साइज थोड़ी सी क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। टॉप टू बॉटम की अगर हम बात करें तो साइज इंक्रीज होनी चाहिए। यहाँ पर भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि हमारा 4D सीरीज में आता है जिरकोनियम, टाइटेनियम के नीचे है गाइस जिरकोनियम, और 5D में आता है हमारा हाफनियम। हाफनियम से पहले हमारा एले आता है, यानी कि लेंथेनम आता है। यहाँ से 14 एलिमेंट्स उठाकर हमने लेंथेनाइट्स सीरीज में रख दिए हैं। तो अब होता क्या है, यहाँ पर साइज हमारी इंक्रीज होनी चाहिए थी, लेकिन जिरकोनियम की साइज होती है 160 पिकोमीटर और हाफनियम की होती है 159 पिकोमीटर। ये दोनों क्या हो गई? सिमिलर हो गई। अप्रोक्सीमेटली इन दोनों की रेडियस क्या हो जाती है? सिमिलर हो जाती है ड्यू टू लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है? लेंथेनाइड जो सीरीज होती है, जिसमें 4f इलेक्ट्रॉन का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है बहुत ही पुअर होता है, यानी कि अच्छा शील्डिंग इफेक्ट उनका नहीं होता है, इसलिए साइज में डिक्रीज हो जाता है। तो हाफनियम पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए जिरकोनियम और हाफनियम की रेडियस अप्रोक्सीमेटली सेम हो जाती है, और इसी कारण से इनकी कुछ प्रॉपर्टीज भी सिमिलर हमें देखने को मिलती हैं। एफ ब्लॉक में और डिटेल में हम लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है गाइस। और हाँ, रेडियस हमारी डिक्रीज होगी तो हमारा जो एटॉमिक मास है वो इंक्रीज होगा, और एटॉमिक मास इंक्रीज होगा तो डेंसिटी भी इंक्रीज होगी। इसीलिए जब हम टाइटेनियम से कॉपर तक जाते हैं तो हमारी जो डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। ठीक है गाइस। सेकेंड हम बात करें आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। आयोनाइजेशन एंथैल्पी, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी का सबसे पहले तो मीनिंग क्या होता है? आयोनाइजेशन एंथैल्पी मीन्स द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव द आउटरमोस्ट सेल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। यानी कि कोई हमारे पास एटम है, उसके आउटर मोस्ट सेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर होगी, उसी को हम कहते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो आयोनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यानी कि जो हमारी एटॉमिक साइज होती है, आयोनिक रेडियस हम कह सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एंथैल्पी।
क्योंकि जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो हमारी रेडियस तो डिक्रीज हो रही है, लेकिन आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्योंकि रेडियस का डिक्रीज होना मतलब कि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन का बढ़ना। अब रिपल्शन बढ़ रहा है, न्यूक्लियस चाहता है कि इलेक्ट्रॉन मेरी तरफ आए और हम चाहते हैं कि हम इलेक्ट्रॉन को निकाल लें, तो ये क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। इसीलिए हमारी रेडियस के डिक्रीज होने के साथ आयोनाइजेशन इंथैल्पी इंक्रीज होती है। ठीक है, थर्ड हमारा आता है ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, डी ब्लॉक एलिमेंट की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। क्यों? क्योंकि इनमें जो NS और N-1 ऑर्बिटल होते हैं उनके बीच में एनर्जी गैप बहुत कम होता है और दोनों ही जो इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों के पास जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तो ज़्यादा बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट भी ये शो करेंगे। अब एक्सेप्शन ना आए ऐसा हो सकता है क्या, तो हमारा जो स्कैंडियम होता है और जिंक होता है वो दोनों क्या करते हैं, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। स्कैंडियम केवल +3 और जिंक केवल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। जिंक का तो हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद वो क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, D10 हमारी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। और यहाँ पर भी सेम केस होगा, ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि स्कैंडियम में 21 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 18 हमारे आर्गन के पास होते हैं, बचे 3, तो 3 भी अगर ये निकाल देगा तो हमारा आर्गन के इक्वल हो जाएगा। और हमें पता है कि नोबल गैस तो स्टेबल होती है, तो यही कारण है कि ये दोनों वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।